Angie, welcome to another interesting session of SM with SM. The most awaited video of SM is now here. हम इसमें क्या करने वाले हैं? हम जून 26 पेपर को पूरा का पूरा सॉल्व करने वाले हैं. मैम कौन सा पार्ट OM SM दोनों क्या? नहीं, ओनली SM वाला पार्ट हम करने वाले हैं. OM वाला सर सेपरेटली, प्रणय सर सेपरेटली डाल देंगे. तो देखो, आपका एक मेरा पेपर रिव्यू ले लो. इन जनरल जो आपका पेपर आया था ना, SM इजी आया था. एक क्वेश्चन बस थियरी का था जो कि थोड़ा सा अजीब सा था, बाकी वॉज मैनेजेबल. उसके अलावा जो OM था, OM का भी बहुत इजी पेपर था. ऑन मतलब उसको हम इजी टू मीडियम की कैटेगरी का पेपर बोलेंगे. ठीक है, तो अब अभी क्या करने वाले मैम, अभी आप लोग क्या करो, MCQs तो हम इसमें कर लेंगे. इसके अलावा जो भी क्वेश्चन हमको आए थे एग्जाम में, हम उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं. तो आपको क्या करना है, आपको एक कॉपी लेना है, एक पेन लेना है एंड मेरे साथ साथ वो आंसर लिखते रहना है. पहले तो हम चलो MCQs कर लेते हैं. देखो 5 MCQs आए थे SM के, इजी इजी थे. पांचों के पांचों इजी MCQs थे. फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? द ब्लू ओशियन स्ट्रैटेजी इंक्लूड्स. ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी क्या होती थी पहले बताओ. ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी ये होती थी जिसमें हमने क्या बोला था कि एकदम पानी ब्लू है, मतलब पानी बिल्कुल गंदा नहीं हुआ है, मतलब कि सब कुछ न्यू न्यू होने वाला है उस पर्टिकुलर मार्केट में. न्यू होगा मतलब मार्केट भी, डिमांड भी न्यू है, मार्केट भी न्यू है, कंपटीशन भी न्यू है, आपको डिमांड क्रिएट करनी है, आपका प्रोडक्ट भी न्यू है. तो इसके लिए द फर्स्ट पॉइंट विच इज क्रिएट एंड कैप्चर न्यू डिमांड. यस, न्यू डिमांड, तो ये आंसर तो करेक्ट है. नेक्स्ट भी हम लोग देख लेते हैं. नेक्स्ट इज दे आर सेइंग बीट द कंपटीशन. दिस इज बी, बीट द कंपटीशन. कंपटीशन बीट करना है क्या? अरे कंपटीशन है ही नहीं, न्यू कंपटीशन होगा, न्यू राइवल्स आएंगे, अभी के लिए कंपटीशन है ही नहीं, तो बीट द कंपटीशन नहीं है. मेक द वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ. क्या अभी आपको वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ वगैरह करने की कुछ जरूरत नहीं है. आपको अभी सिर्फ आपके प्रोडक्ट को मार्केट में लाना है, लोगों को अट्रैक्ट करना है, दैट्स इट. वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ हम बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, तो ये भी इनकरेक्ट. देन डी इज एक्सप्लॉइट एग्जिस्टिंग डिमांड. एग्जिस्टिंग डिमांड है ही नहीं, हम लोग ने बोला ब्लू ओशन में सब कुछ न्यू होता है, सो द करेक्ट आंसर ओवर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक, अंडरस्टैंडेबल, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड. ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स है? ये है आपके स्मार्ट टू. स्मार्ट टू, SMART. किसके किसके कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो गोल्स, आप लोग देखो मिशन विशन में तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, मुझे पता है. आप गोल्स या फिर ऑब्जेक्टिव में कंफ्यूज हो रहे होंगे. तो देखो जो गोल्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, एंड स्पेसिफिकली गोल को अचीव करने के लिए आप जो छोटे 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 ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो, गोल्स अचीव करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं. जो छोटे छोटे टारगेट्स बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव. हमने बोला था हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो स्मार्ट होने चाहिए. हमारे ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए? स्मार्ट होने चाहिए. सो द आंसर इज ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट, इन द फास्ट फ्रेमवर्क द लेटर एस रिप्रेजेंट्स. फास्ट फ्रेमवर्क क्या था? फास्ट फ्रेमवर्क आपका मॉडर्न कंसेप्ट था विच सेज कि आपके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो फास्ट भी होने चाहिए. ऑब्जेक्टिव्स शुड बी फास्ट. फास्ट मतलब मैम तेज क्या? नहीं, फास्ट निमोनिक है जिसका मतलब फुल फॉर्म क्या है? F फॉर फ्रिक्वेंटली डिस्कस्ड. आपके ऑब्जेक्टिव्स फ्रिक्वेंटली डिस्कस होने चाहिए. A फॉर अटेनेबल, एम्बिशियस. ए फॉर एम्बिशियस होने चाहिए, मतलब वो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचने चाहिए. देन एस फॉर स्पेसिफिक होने चाहिए. स्पेसिफिक होने चाहिए, आप एकदम कंफ्यूजिंग नहीं रख सकते, आप ओपन एंडेड नहीं रख सकते, आपको एकदम स्पेसिफिक रखना पड़ेगा. एंड टी फॉर इट शुड बी टाइम बाउंड. ठीक है, तो एस फॉर क्या था यहाँ पर? स्पेसिफिक. सो द आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर द ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी, इंटरेस्ट रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट एंड इन्फ्लेशन. ये बताओ कौन से फैक्टर्स है, कौन सी फोर्सेस है? तो हमने पढ़ा था कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में 6 फोर्सेस होती है. कौन सी? पेस्टल फोर्सेस. पेस्टल फ्रेमवर्क पढ़ा था हमने, याद है? पेस्टल फ्रेमवर्क. पी फॉर जिसमें क्या था? पॉलिटिकल, जिसमें सारा पॉलिटिक्स रिलेटेड चीजें आती थी. ई फॉर क्या था? इकोनॉमिक, जिसमें सारी इकोनॉमिक्स रिलेटेड चीजें आती थी. इकोनॉमिक्स मतलब आपकी ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन रेट, करेंसी रेट, एवरीथिंग रिलेटेड टू मनी कम्स अंडर इकोनॉमिक फैक्टर्स. इसी को हम क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स. तो आपका आंसर तो यहाँ पर आंसर ए है, मैक्रो इकोनॉमिक फोर्सेस. लेकिन हम आगे का भी पढ़ लेते हैं. एस फॉर क्या था पेस्टल में?
S4 था आपके सोशल फैक्टर्स, T4 था टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, E फॉर अगेन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड L फॉर लीगल फैक्टर्स। समझे क्या? ये जो S था ना सोशल फैक्टर्स, इसी को हम डेमोग्राफिक फोर्सेस या डेमोग्राफिक फैक्टर्स भी बोलते हैं। समझ आया क्या? आपको कंसेप्ट भी याद आ रहा है क्या? नेक्स्ट, a dash is based on the primary activities that have to be undertaken by an organization। स्ट्रक्चर की बातें हो रही है कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज पे बेस्ड रहता है। तो हमने पढ़ा था कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, फिर एक डिविजनल स्ट्रक्चर होता है, फिर एक मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होता है, आपका प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर होता है, ट्रांसलेशनल स्ट्रक्चर होता है। जो मैट्रिक्स रहता है उसमें तो हम क्या करते हैं, दो दो डिपार्टमेंट्स का एक कॉमन पॉइंट रहता है। डिवीजन में क्या होता था कि अगर मेरी कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाती है, तो प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, मैं ऐसे डिविजन्स बना दूँगी एंड हर डिवीजन के अंदर मैं क्या करूँगी, प्रोसेसेस बनाऊँगी। प्रोसेसेस मतलब क्या हो गया, आपका एचआर हो गया, सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, ये सारी चीज़ें मैं हर डिवीजन के अंदर बनाऊँगी। देन था आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर में हम क्या करते थे, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस है, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज है, आप उसके बेसिस पर क्या करोगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर करोगे। मतलब अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एक एचआर का डिपार्टमेंट में एक फाइनेंस है, एक आपका प्रोक्योरमेंट है, एक आपका मैन्युफैक्चरिंग है, एक आपका सेल्स है, तो मैं क्या करूंगी, इन सब सेपरेट सेपरेट डिपार्टमेंट्स को फंक्शंस बना दूंगी। मेरा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा दिखेगा, ये मेरा सीईओ है, उसके अंडर मैंने इतने सारे डिपार्टमेंट्स, ये डिपार्टमेंट्स का नाम क्या, प्रोक्योरमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, जो भी मेरी प्राइमरी एक्टिविटीज है उसके बेसिस पे मैंने डिपार्टमेंट्स। so this is your functional structure, is based on the primary activities of an organization। इसी के साथ आपके एमसीक्यूज हो गए एंड ये क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 ये आपके ओएम के हैं। हम डायरेक्टली जंप करते हैं हमारे 6 क्वेश्चंस पे, 6, 7 एंड 8। सिक्स क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि किसमें क्या आंसर रहने वाला है, फिर हम उसके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। First is strategic management refers to a set of management decisions and actions that determine the long-term performance of an organization. In this context, analyze the basic four elements of strategic management. मैम ये जो यहाँ से यहाँ तक आपने पढ़ा जिसमें आपकी 10 सेकंड्स बर्बाद हुए उसकी जरूरत ही नहीं थी, आप डायरेक्टली ये पढ़ लेते। मैंने जान करके पढ़ा ताकि आप एग्जाम में इस चीज को ध्यान रखो। आप डायरेक्टली क्या करो, लास्ट लाइन पढ़ो क्वेश्चन की, जिससे आपको पता चल जाएगा कि उस क्वेश्चन में लिखना क्या है। अगर वो पढ़ के नहीं समझ आ रहा है तो हम ऊपर की लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हमको क्या लिखने हैं, 4 एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 1 का द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या 4 एलिमेंट्स होते हैं इसके बताओ। 4 एलिमेंट पढ़े थे हमने, नेटफ्लिक्स का एग्जाम्पल लिया था क्लास में, याद करो। तो फर्स्ट वाज इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, जिसमें आप इन्वायरमेंट में पूरा स्कैनिंग करते हो कि आपको क्या क्या करना है। आप क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से भी करते हो, इंटरनल से भी करते हो, की पीपल को वो इन्फॉर्मेशन दे देते हो। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या करते हो, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करते हो। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन जिसमें आप क्या करते हो, स्वॉट एनालिसिस करते हो। क्या स्वॉट मतलब स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, इनका एनालिसिस करते हो। फिर आप क्या करते हो, आपके मिशन बनाते हो, विजन बनाते हो, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो। ये सारी चीजें जो आप करते हो ये आपका सेकेंड एलिमेंट का पार्ट है, स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन का पार्ट है। थर्ड इज योर स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन। अब जो आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाया उसको एक्चुअली एक्शन में लेकर आओ, एफर्ट्स डालो, काम करो, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन विच इज द थर्ड एलिमेंट। नेक्स्ट एलिमेंट इज कंट्रोल एंड इवेल्युएशन, जहां पर आप आपके परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हो, जो भी वीकनेसेस रहते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हो एंड करेक्टिव एक्शंस लेते हो। सो ये 4 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के। ये आंसर हम लिख लेंगे, ये चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज, डायरेक्टली नीचे ही पढ़ लेंगे, मैं फर्स्ट लाइन नहीं पढ़ रही हूँ। In this context, identify the levels of AI and analyze the role of AI in digital and social marketing strategies। मार्केटिंग हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, तो पहले तो 3 लेवल बताओ एआई के। एआई पहले होता क्या है वो बताओ। एआई में क्या हो रहा था, अपन एक मशीन को इतनी कैपेबिलिटीज थी जो ह्यूमन की तरह थिंक कर पा रही थी, जो ह्यूमन के फंक्शंस को इमिटेट कर पाए।
ह्यूमन के फंक्शंस को कॉपी कर पाए, तो दिस इज एआई। एआई के 3 लेवल थे, कौन से लेवल्स थे? फर्स्ट वाज योर नैरो, सेकंड वाज योर जनरल या फिर उसी को हम क्या बोलते हैं ह्यूमन, एंड थर्ड वाज सुपर एआई। जो नैरो था ना वो किसी स्पेशलाइज्ड एरिया में कोई एक ही चीज कर पाएगा, फॉर एग्जांपल टेस्ला की ऑटोनोमस ड्राइविंग कार, वो सिर्फ कार ही ड्राइव कर पाएंगे, वो हम उसको बोलेंगे कि किचन में जाके खाना बना, वो खाना नहीं बना पाएगी। तो कोई अगर सिर्फ किसी स्पेशलाइज्ड एरिया में ही काम कर सकता है एआई, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज नैरो एआई। देन नेक्स्ट इज योर ह्यूमन एआई, जो कि ह्यूमन की तरह सोच सकता है, रीजनिंग कर सकता है, ह्यूमन कैसे बिहेव करता उस पर्टिकुलर सिनेरियो में वो वैसे बिहेव करके बताएगा। जैसे कि बोल दो आपका नॉर्मल जो भी आपका वो क्या बोलते हैं उसको, रोबोट वगैरह, वो ना चिट्टी था उसमें, रोबोट में वो। लेकिन थर्ड आता है आपका सुपर एआई, जिसमें हम बोलते हैं कि जो एआई है वो आपके ह्यूमन के भी आगे निकल चुका है। जो रोबोट मूवी में एकदम एंड में चिट्टी कैसा एकदम ज्यादा ही स्मार्ट हो गया था, वो होता है आपका सुपर एआई। करेंटली दैट इज नॉन एग्जिस्टेंट, अभी वो एग्जिस्ट नहीं करता है, बट अगर किया तो इट इज डेंजर टू, वो ह्यूमन ब्रेन से भी ज्यादा अच्छे से वर्क करेगा फिर। ठीक है, तो ये इसमें आपको लिखना है, एंड देन आपको एआई का रोल बताना है इन योर स्ट्रैटेजीज, तो ये हम लिख लेंगे, कोई बात नहीं, पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये हमको पूछ रहे हैं कि पोर्टर वैल्यू चेन में क्या क्या एक्टिविटीज थी, बताओ। पोर्टर की वैल्यू चेन में मेनली 2 एक्टिविटीज थी। मैम गलत बोल रहे हो, अरे पूरा तो सुनो, मेनली 2 एक्टिविटीज थी, उन 2 एक्टिविटीज के अंदर भी थोड़ी सेपरेट 4-4 5-5 एक्टिविटीज। फर्स्ट वॉज योर प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंड वॉज योर सेकेंडरी एक्टिविटीज, या फिर इसी को हम बोलते हैं सपोर्ट एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या होता था? एकदम प्राइमरी काम होता था, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, कि आप सामान लेकर आए। देन आप क्या करते हो? ऑपरेशंस, आपने वो सामान पर क्या किया? काम किया, मैन्युफैक्चरिंग करी। देन कम्स योर आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, जिसमें आपने क्या करा? वो सामान को बाहर लेकर जाया, आपके वेयर हाउस में रख दिया या फिर आपके शॉपिंग मॉल में रख लिया। तो दिस इज योर आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, कि आपका सामान बन गया, अब आप उसको डिलीवरी पॉइंट पर लेकर जा रहे हो। देन नेक्स्ट इज योर सेल्स एंड मार्केटिंग। फोर्थ, सेल्स एंड मार्केटिंग, वो जो सामान बन गया, जो वेयर हाउस में रखा है या फिर शॉपिंग मॉल में रखा है, आप उसको बेचने के लिए मार्केटिंग करोगे, वो लोगों को बेचोगे, सेल्स एंड मार्केटिंग। देन फिफ्थ वॉज क्या था? फिफ्थ क्या था? फिफ्थ वॉज आफ्टर सेल सर्विसेज, जो आप आफ्टर सेल सर्विसेज दोगे ताकि वो कस्टमर जो है उसकी जो भी उसको सर्विस मिली है वो थोड़ी इनहेंस हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एसी बेची, तो आप एसी का इंस्टॉलेशन भी दे दो उसको फ्री में, दैट इज योर आफ्टर सेल सर्विस। एसी तो बिक गया ना, अगर आप उसको इंस्टॉलेशन सर्विस दोगे तो इट विल बी इनहेंसिंग द कस्टमर्स वैल्यू। तो वो फिफ्थ पॉइंट क्या हो गया आपका? आफ्टर सेल सर्विस। ये पांचों थे आपके प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट। नेक्स्ट कम्स योर सेकेंडरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर भी 4 एक्टिविटीज थी, जिसका निमोनिक था टिप है। टिप है, टी फॉर टेक्नोलॉजी, I फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, P फॉर प्रोक्योरमेंट, H फॉर ह्यूमन रिसोर्स। ये 4 आपकी सपोर्ट एक्टिविटीज होती है जो आपकी प्राइमरी एक्टिविटी को सपोर्ट करती है। इसी के बारे में हमको सिर्फ लिखना है, एक एक दो दो लाइन लिख देंगे, सब में बहुत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या पूछ रहे हैं? बीसीजी मैट्रिक्स के एडवांटेजेस है। मैम एडवांटेज लिखने क्या? नहीं नहीं नहीं, लास्ट लाइन पढ़ो। पोटेंशियल प्रॉब्लम्स बताओ, ये बोल रहे हैं कि इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी है, तो आप उसके प्रॉब्लम्स बताओ। बीसीजी मैट्रिक्स, बीसीजी मैट्रिक्स के प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, कोई मुझे बताएगा? बीसीजी मैट्रिक्स के प्रॉब्लम्स क्या थे? सबसे पहले तो उसका प्रॉब्लम था कि डेफिनेशन जो है वो वेग है, डेफिनेशन बिल्कुल भी डिफाइंड नहीं है। इट इज अनक्लियर कि डॉग मतलब क्या, ग्रोथ रेट मतलब क्या, हाई ग्रोथ रेट मतलब क्या, लो ग्रोथ रेट मतलब क्या, हाई ग्रोथ शेयर मतलब क्या, लो ग्रोथ शेयर मतलब क्या। लो और हाई का कुछ डेफिनेशन नहीं है। आप हो सकता है आप सिर्फ आपके इंडियन मार्केट में देखो, लेकिन एक्चुअली इंटरनेशनल मार्केट कंसिडर करके देखना। तो डेफिनेशन वेग है, डेफिनेशनल वेगनेस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। सेकंड इज योर कैपिटल मार्केट अजम्पशन, ये क्या अज्यूम कर रहा है कि आपको मार्केट से पैसे नहीं मिलने वाले। आप क्या बोल रहे हो? जितना भी आपको काऊ वाले प्रोडक्ट से पैसा आने वाला है ना, आपके बीसीजी में 4 प्रोडक्ट्स होते हैं, काऊ, डॉग, स्टार, क्वेश्चन मार्क। वो क्या बोलते हैं? जो भी काऊ है, कैश काऊ वाला प्रोडक्ट है, उससे जो भी पैसा आएगा वो आप आपके क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट पे लगाओ। अरे क्यों? उसके पैसे क्यों लगाए? हम क्या मार्केट से लोन नहीं ले सकते? बैंक हमको लोन नहीं देगा क्या? तो यही आपका एक कैपिटल मार्केट का अजम्पशन है बीसीजी मैट्रिक्स में, दैट दे आर अज्यूमिंग कि यू आर नॉट गेटिंग फंड्स फ्रॉम आउटसाइड मार्केट, हेंस आपको क्या करना है? बैलेंस करना है, कैश काउ का पैसा उठा के क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट वाज इट इज अनकाइंड टू ह्यूमंस, अनकाइंड टू एनिमल्स, सॉरी सॉरी, अनकाइंड टू एनिमल्स। मैम ऐसा क्यों? क्योंकि ये एनिमल्स की बातें कर रहा है? नो,
नो वैसा नहीं, स्पेसिफिकली कैश काउ एंड डॉग। एक तो ये ऐसी बातें कर रहा है, कैश काउ एंड डॉग बोल रहा है प्रोडक्ट। उसके अलावा वो बोल रहा है कि डॉग को तो आप क्या कर दो, बंद ही कर दो, डॉग को आप डाइवेस्ट कर दो, एंड कैश काउ से क्या करो, जितना पैसा हो सके उतना पैसा निकाल लो एंड फिर उसको भी बंद कर दो। तो इट इज बीइंग वेरी अनकाइंड टू एनिमल्स। एनिमल्स मतलब नॉट इन जनरल मॉरल साइंस वाला एनिमल्स की बात, वैसी बातें नहीं कर रहा है वो बोल रहा है कि जो एनिमल कैटेगरी वाले प्रोडक्ट्स है ना, आप उनके साथ बहुत अनकाइंड हो रहे हो। एंड ऐसा होता है कि अगर आपने किसी प्रोडक्ट को बोल दिया कि ये कैश काऊ है या फिर डॉग है, तो इवन इफ उसमें कुछ थोड़ी भी अगर पोटेंशियल होगा ना कि वो नहीं वापस से स्टार बन सकता है, आपने क्योंकि दिमाग में सोच लिया है वो डॉग है, तो आप उसको डाइवेस्ट ही कर दोगे, आप उसको बंद ही कर दोगे। तो दिस इज द थर्ड प्रॉब्लम ऑफ बीसीसी मैट्रिक्स, दैट इट इज वेरी अनकाइंड टू एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन की मैं बात कर रही थी, दैट देख एक क्वेश्चन है जो थोड़ा अजीब सा आया है। इट इज नॉट, इट वाज नेवर एक्सपेक्टेड कि ये क्वेश्चन आएगा, बट ठीक क्वेश्चन आ गया है, अब हम इसको पढ़ लेंगे। क्या बोल रहा है ये, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी प्लेज अ वाइटल रोल इन द बिजनेस द मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ हार्डर इश्यूज एंड सॉफ्टवेयर इश्यूज। विथ रेफरेंस टू दीज प्लीज एनालाइज एंड अलाइन द सॉफ्टवेयर इश्यूज। ठीक है, 2 इश्यूज होते हैं आपकी ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी में। एक होते हैं हार्डर इश्यूज, जिसमें हम नॉर्मल ट्रेडिशनल प्रोसेस देखते हैं कि आपने किसी को हायर किया, उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग दिया, उसको आप पैसे दोगे, ठीक है, रिइंबर्समेंट करोगे। फिर आप क्या करोगे, आप उसका 360 डिग्री असेसमेंट करोगे, आप उसका एनुअल रिव्यू करोगे, उसके बेसिस पर आप उसको इंक्रीमेंट दोगे या व्हाटएवर करोगे। तो ये एक ट्रेडिशनल प्रोसेस हो गई एचआर रिलेटेड, इसको हम बोलते हैं हार्डर इश्यूज। नेक्स्ट कम्स योर सॉफ्टवेयर इश्यूज, जो कि सॉफ्ट साइड को कैप्चर करता है। सॉफ्ट साइड मतलब आपका बिहेवियर, आपका नेचर। सो द स्ट्रैटेजी विच डील्स विथ द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर इश्यूज। इसमें हमको क्या करना रहता है, हमको देखना रहता है कि वेदर हमारे जो जितने भी हमारे लोग हैं, उन लोग ने जो कल्चर बना रखा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, क्या वो सही है, क्या हम लोगों का नेचर या बिहेवियर चेंज करा सकते हैं बिकॉज ऑफ द चेंजिंग एनवायरनमेंट। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, नॉर्मल नेचर क्या है अभी आपके लोगों का, अभी आपके लोगों का नॉर्मल नेचर है कि जो भी काम आएगा हम कर लेंगे। लेकिन अभी आप देखो बिज़नेस एनवायरनमेंट इतना डायनामिक है कि चीज़ें कितनी आगे जा रही है। आप जो ऐसा सोच रहे हो ना कि मुझे काम मिलेगा और मैं कर लूँगा, तो ये काम तो अब आप एआई से भी करा सकते हो। आप डायरेक्टली चैट जीपीटी को बोलो कि ये काम है कर दे, वो भी कर देगा। आप अगर कुछ एक्स्ट्रा करोगे तो ही आप क्या कर रहे हो, आपको एज मिलेगा। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर ऐसा बिहेवियर है, कल्चर है कि काम आया तो कर लेंगे, आपको ये कल्चर को चेंज करना पड़ेगा टू कोप अप विद द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। सो ये चीजें सॉफ्टवेयर इश्यूज का पार्ट होती है, जो हमने क्लास में पढ़ा था। ठीक है, इसी को लिख लेंगे यहाँ पर। ये 7 मार्क्स में मैम इतना सारा कैसे लिखेंगे, 5-6 पॉइंट लिख देंगे, बड़े बड़े हो जाए, बड़े बड़े मतलब 2-2 लाइन के हो जाएगा। नेक्स्ट, ये तो हमारा ए कैटेगरी का क्वेश्चन था। इन्होंने क्या बोला, एरियाज बताओ विच हैव द एबिलिटी टू क्रिएट गोल कॉन्ग्रुएंस। आपको गोल जो है, गोल कॉन्ग्रुएंस का सबसे पहले मतलब क्या होता है, गोल कॉन्ग्रुएंस मतलब कि गोल कॉन्ग्रुएंस मतलब कि आप क्या करोगे, आपकी जो भी इंडिविजुअल एम्प्लॉइज है, उनके गोल को आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल से मैच करोगे, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंस, गोल कॉन्ग्रुएंस। कैसे मैच करोगे, तो मैम मैच करने के लिए हमको 5 चीजें करनी पड़ेगी। सबसे पहले कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, हमको कम्युनिकेट करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के गोल को बहुत अच्छे से, कोई भी कंफ्यूजन नहीं छोड़ना है, एकदम अच्छे से कम्युनिकेट। नेक्स्ट इज क्रिएट डायरेक्शन, आपने कम्युनिकेट कर दिया कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ये है, लेकिन आपको डायरेक्शन भी क्रिएट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि देखो ये वेज में हम वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने वाले हैं। तो आप क्या करोगे, डायरेक्शन क्रिएट कर दोगे। थर्ड इज यू विल मोटिवेट, आपको मोटिवेट करना है आपको एम्प्लॉइज को कि ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करो। मोटिवेट कैसे करोगे भाई, इंसेंटिव्स दे दो, उनको बोल दो कि अगर आपने ये ऑब्जेक्टिव मीट करके दिया, आपने इतना सेल्स टारगेट पूरा करके दिया, तो हम आपको एक्स्ट्रा पैसे देंगे, हम इंसेंटिव्स देंगे। तो आप क्या करो, उनको इंसेंटिव्स दो एंड दोनों को कनेक्ट कर दो। किसको, इंसेंटिव को कनेक्ट करो विथ योर गोल्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा सेल्स टारगेट ऑब्जेक्टिव है, लेकिन मैं उनके इंसेंटिव क्या बोल रही हूँ कि जितनी कम कस्टमर कंप्लेन आई, मैं आपको उतना ज्यादा इंसेंटिव दूँ। क्या दोनों का कुछ लिंकेज हो पा रहा है, क्या नहीं हो पा रहा है। आपको कनेक्शन लाना है आपके गोल एंड इंसेंटिव के बीच में। तो ये 5 एरियाज है दैट हैव द एबिलिटी टू क्रिएट गोल कॉन्ग्रुएंस। ये पांचों भी हम लिख लेंगे। लिखे क्या एक बार आंसर्स, चलो आंसर्स लिखना स्टार्ट करते हैं।
ओके, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6A। जून 26 पेपर सॉल्विंग। आंसर 6A। इसमें हमको लिखने थे एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। क्या मैम इसमें हम पहले डेफिनेशन लिख दे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की? देखो आपका मन है तो लिख दो, वरना अगर उसने डायरेक्टली एलिमेंट्स पूछे हैं तो मैं तो ऐसे लिखूं, एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक आर एस स्ट्रेटेजिक आर एस। देखो अगर आप अभी मेरे साथ में लिख लोगे ना तो क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, प्लस लिखने से आपकी थोड़ी स्पीड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि मेरी स्पीड फास्ट है, तो आप जितना मैं जल्दी जल्दी लिखूंगी तो आप भी जल्दी जल्दी लिखोगे। तो द फर्स्ट एलिमेंट वाज एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एनवायरमेंटल स्कैनिंग इसमें आप क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं इट रेफर्स टू, इसमें हम तीन चीज करते हैं। इट रेफर्स टू, सबसे पहले आप क्या करते हो, मॉनिटर करते हो, मॉनिटरिंग। फिर आप क्या करते हो, इवेल्युएट करते हो, इवेल्युएटिंग, देन डिसेमिनेटिंग। डिसेमिनेटिंग मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना उस इंफॉर्मेशन, डिसेमिनेटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन from external and internal environment, the key people in the organization। ठीक है, इसमें आप क्या करते हो, वेरियस मेथड्स यूज करते हो। द मेथड्स लाइक, क्या, इंट्यूटिव, इंट्यूटिव क्या आपको बस ऐसा लगा तो आपने ऐसा कर लिया, इंट्यूटिव मेथड्स। और क्या होती है आपकी सिस्टमैटिक मेथड्स होती है, जिसमें आप ट्रेंड एनालिसिस करते हो, मार्केट से आप क्या करते हो, सर्वे करते हो, आर यूज। ठीक है, इसमें आप चाहो तो कीवर्ड्स हाईलाइट कर लो, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएटिंग, डिसेप्टिंग, एक्सटर्नल इन्वेंट एंड की पीपल को दे देंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट वाज स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी फॉर्म। आप क्या करते थे इसमें, आप क्या करते थे स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, एक्शंस डेवलप्ड दिस at this stage, considering ट्रेंड्स। मैम ये तो आप अलग लिख रहे हो, आपको बस कीवर्ड्स यूज, कंसिडरिंग द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट of the organization, strengths and weakness of the organization in light of opportunities and threats, opportunities and threats in the business। देन थर्ड था आपका स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी हम क्या करते थे, strategy is put into action at this stage। और क्या करते थे, बजट्स आर डेवलप। और क्या होता था ये स्टेज पे, these processes are performed by middle and lower level, but with review of top management।
ठीक है। देन फोर्थ क्या था? फोर्थ क्या था? टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, इनको अंडरलाइन कर लो। फोर्थ क्या था? फोर्थ इज योर कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन। क्या करते थे इसमें हम? द एक्चुअल परफॉर्मेंस measured, actual performance is measured, yet to identify this and take corrective। ठीक है। With this your answer number 6 is done। Your answer number 6 is next is answer number। क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन आपका ए का क्वेश्चन था। हमको 3 लेवल्स ऑफ एआई बता, लेवल्स ऑफ देखो आप शॉर्ट फॉर्म फर्स्ट टाइम नहीं, पहले आपको पूरा लिखना पड़ेगा। 3 लेवल्स ऑफ आर्टिफिशियल, और इसके ब्रैकेट में आप लिख दो एआई। अब आप आपकी पूरी कॉपी में कहीं भी एआई लिख दो, आपके मार्क्स नहीं, कि आपने एक बार मेंशन कर दिया ना। 3 लेवल ऑफ ए, फर्स्ट वन इज नैरो एआई। नैरो एआई में क्या होता था? इट रेफर्स टू ऑटोमेशन ऑफ करंट प्रोसेस। आप जो भी ऑटोमेशन कर रहे हो, आपकी ट्रेडिशनल ह्यूमन एक्टिविटी, ट्रेडिशनल एक्टिविटीज। It refers to automation of traditional human activities to achieve what? Achieve efficiency। ताकि वो जो नॉर्मल ट्रेडिशनल काम है वो हम एआई से करा लेंगे, ताकि जो अच्छा एनालिसिस वाला काम है वो हम खुद करें। तो हमको क्या चाहिए? अचीव एफिशिएंसी इन एनी वन स्पेशलाइज्ड एरिया। स्पेशलाइज्ड स्पेशलाइज्ड या फॉर एग्जांपल वेदर फोरकास्ट। आपने किसी को एआई को दिखा दिया वेदर फोरकास्ट, उसे वेदर ही फोरकास्ट करा, वो थोड़ी ना आपको खाना बना के दे पाए। तो ये नैरो एआई हो गया। नेक्स्ट इज योर जनरल एआई, इसी को हम एआई भी बोलते हैं, या फिर ह्यूमन एआई। क्या करता था जनरल एआई, ह्यूमन एआई? ये क्या करता है? इट डिस्क्राइब द ह्यूमन कैपेसिटी ऑफ अ मशीन, ह्यूमन कैपेसिटी ऑफ, ह्यूमन कैपेसिटी मतलब ह्यूमन कैपेसिटी क्या, वो कैसे बिहेव करेगा, हाउ अ ह्यूमन वुड बिहेव इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। ठीक है। तो अब इसमें क्या करोगे? ही विल अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट। It describes the human capacity of machine to understand the reason and act accordingly। Then and act accordingly। ह्यूमन क्या करता है? कोई भी चीज सुन के और बस कर नहीं लेता है, वो उसका रीजन समझता है। मशीन को तो आप क्या बोलोगे, ऐसे कर, वो कर देगा, सिंपल। वो ह्यूमन क्या करेगा? रीजन समझेगा क्यों करना है, ताकि वो और अच्छे से करे। एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, हाउ अ ह्यूमन वुड बिहेव इन दिस। जैसे आपका थर्ड इज योर सुपर एआई। सुपर एआई में एक लाइन तो लिख कर ही आ जाना, इट इज द हाईएस्ट लेवल, इट इज द हाईएस्ट लेवल। हाईएस्ट लेवल क्यों मैम? में क्या होता है? एआई बिकम्स मच स्मार्टर देन ह्यूमन। चिट्टी जब एंड में हो गया था, मच स्मार्टर देन ह्यूमन, देन द बेस्ट ह्यूमन।
देन इन्होंने हमको एक और चीज़ बोली थी कि एआई का रोल बता दो इन द करंट जो कि आपका डिजिटल एंड सोशल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ है। तो आपका एआई क्या करेगा? एआई विल हेल्प यू इन एनालाइजिंग व्हाटएवर डेटा, ठीक है? एआई आपको हेल्प करेगा पूरा का पूरा डेटा एनालाइज़ करने में, उसके बेसिस पे वो आपको बताएगा कौन-सी आपकी कंपनीज़ है, कॉम्पिटिटर्स है, वो क्या-क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ एआई करके दे देगा। वो आपको ये भी बताएगा कि आपको क्या, ठीक है? एआई क्या करेगा? एआई सबसे पहले तो एआई इज़ रिक्वायर्ड टू एनालाइज़ लाइज़ इज़ क्या? डेटा अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट, अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है? एंड डिटेक्ट करेगा उसमें क्या इश्यूज़, राइट? फिर क्या करेगा आपका एआई? एआई में एक चीज़ होती है मशीन, वो खुद ही सीखता है, ठीक है? देन एआई का एक ब्रांच है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग इसमें क्या होता है इसमें? ऑटोमेटेड लर्निंग। मशीन लर्निंग डिस्क्राइब्स ऑटोमेटेड लर्निंग, मतलब आपकी जो मशीन है वो खुद ही सीख रही है फ्रॉम द पास्ट, जो भी प्रॉम्प्ट्स आप उनको दे रहे हो। ऑटोमेटेड लर्निंग्स। देगा देन आपकी एक और ब्रांच होती है डीप लर्निंग्स। डीप लर्निंग्स क्या होता है? डीप लर्निंग इज अ ब्रांच ऑफ एआई। हमने एग्जांपल भी लिया था क्लास। दिस इज द ब्रांच ऑफ एआई which mainly deals with neural network, which mainly deals with neural works that consist of many layers, that consist of many। में हमने एग्जांपल क्या लिया था क्लास में? न्यूरल नेटवर्क्स, मतलब जैसे क्विक पिक करके आपका एक ऐप है, क्विक पिक फॉर एग्जांपल। डीप लर्निंग एज़ इन वो कोई एक पर्टिकुलर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाके आपको क्या कर रहा है, रिजल्ट्स। एग्जांपल क्विक पिक, जो आपका क्विक पिक ऐप है, उसमें आप क्या करो, थाउज़ेंड्स 10,000 कुछ भी फ़ोटोज़ अपलोड कर दो, ठीक है? उसके बाद आप आपका अकाउंट बनाओ, आपके अकाउंट में आप आपका एक सेल्फी लो। आपने जो आपका सेल्फी लिया, वो फ़ोटो से वो जितने भी 10,000 फ़ोटोज़ में जिन भी फ़ोटोज़ में आप दिख रहे हो, थोड़े से भी अगर दिख रहे हो, वो आपका फ़ोटो है, तो वो क्या करेगा, योर फ़ोटोज़ बोल के वो फ़ोटो आपको दे देगा। मतलब वो 10,000 में यार मेरे तो 50 फ़ोटोज़ ही है, अब मैं क्या एक-एक 10,000 फ़ोटोज़ बैठ के देखूँगी क्या? नहीं, मैं क्या करूँगी, क्विक पिक ऐप पर मेरा फ़ोटो अपलोड करूँगी, वो फ़ोटो से क्या करेगा, वो ऐप क्या करेगा, वो 50 फ़ोटोज़ जो मेरे हैं वो मुझे निकाल कर खुद ही दे देगा। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है 10,000 फ़ोटोज़ देखने की। तो ये कौन-सा ब्रांच है एआई का? दिस इज़ डीप लर्निंग ब्रांच ऑफ एआई व्हिच डील्स विथ न्यूरल नेटवर्क दैट हैज़ मेनी लेयर्स। क्यों? वो इतना ज़्यादा फ़िल्टर कर के आपको डेटा देने वाला है ना, एंड इट इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल ब्रांच ऑफ एआई। तो ये थोड़ा बहुत आप एआई के बारे में लिखा ना इन आंसर नंबर 6 बी। नेक्स्ट,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था आंसर नंबर 7A में हमको क्या करना था, पोर्टर वैल्यू चेन के बारे में। पोर्टर्स वैल्यू चेन, इसमें हम बोलेंगे पोर्टर्स वैल्यू चेन क्या करता है, क्लासिफाइज एक्टिविटीज इनटू टू पार्ट्स। कौन से दो पार्ट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी को ही हम सपोर्ट, सेकेंडरी और सपोर्ट एक्ट। पहले हम बात कर लेते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज की। फर्स्ट, प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती है ये एक्टिविटीज, these are directly concerned, these are directly concerned with, आप जो आपका प्रोडक्ट बना रहे हो, क्रिएशन और डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, ऑफ मेन ऑफ योर मेन प्रोडक्ट और सर्विस, ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस के अंदर 5 और एक्टिविटी। फर्स्ट इज योर इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, इसमें क्या करते थे, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में हम क्या करते थे, इट इज कंसर्न्ड विथ, इज कंसर्न्ड विथ रिसीविंग, आप पहले सामान लेकर आओगे, फिर स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग आपके इनपुट्स रॉ मटेरियल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इनपुट्स। ठीक है, इसमें आपका सब कुछ आ जाएगा, एग्जांपल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज योर ऑपरेशंस। इसमें क्या होता है, आप एक्चुअली उस इनपुट को इनटू फिनिश गुड्स कन्वर्ट करते हो। इट रेफर्स टू कन्वर्जन ऑफ, इट रेफर्स टू कन्वर्जन ऑफ पुट इनपुट इनटू आउटपुट बोल दो, या फिनिश्ड फाइनल। ठीक है, इसमें आप क्या करते हो, पैकेजिंग, असेंबली, सारे प्रोडक्ट्स आपने एक जगह ला के रख दिए, पैकिंग कर दी, लेबलिंग कर दी, ये सब किसका, ऑपरेशन का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, सी इज योर आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। आउटबाउंड इज कंसर्न्ड विथ डिलीवरिंग, इट इज विथ, पहले तो आप कलेक्ट करोगे, कलेक्टिंग सामान जो भी बन गया, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट टू फाइनल प्रोडक्ट। देन डी क्या था, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स के बाद था आपका सेल्स। सेल्स here customers are aware of the product also. Then next is after sales, after sales आप उसको सिर्फ सर्विस बोल, इट इज, या फिर मेंटेन, आप या तो इंस्टॉलेशन के लिए भेज दो, या फिर आप क्या कर दो, रिपेयरिंग के लिए। मेंटेन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, तो आप नेक्स्ट था आपका सेकेंडरी या फिर
फर्स्ट क्या था इसमें? फर्स्ट था इसमें प्रोक्योरमेंट, जिसमें आप क्या करते हो, एक्चुअली सामान, आपने जो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, जो आप सामान लेकर आए, कहाँ से लाए? प्रोक्योर किया, खरीदा, तब तो लेकर आए। ए फॉर प्रोक्योरमेंट। क्या करते हो? इट फर्स्ट इन दिस पुट्स, ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी। और सेकंड, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में आप क्या करते हो? ठीक है, हर एक्टिविटी में, ऑल एक्टिविटीज इन टेक्नोलॉजी टू एन एक्सटेंट, ऑल एक्टिविटी इन्वॉल्व टेक्नोलॉजी। हर किसी में थोड़ा थोड़ा टेक्नोलॉजी, इट इज कंसर्न्ड विद द टेक्नोलॉजी में। आप क्या करते हो, वो टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की बात, यार चलो और बेटर करते हैं। अभी प्रोडक्ट बनाने में 10 मिनट लग रहे हैं इस मशीन को, चलो कुछ तो करते हैं जिससे अब वो प्रोडक्ट बनाने में 5 मिनट लगे या 1 मिनट लगे। तो ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व टेक्नोलॉजी, एंड दिस प्रोसेस रिक्वायर्स, एंड दिस एक्टिविटी या फिर प्रोसेस रिक्वायर्स डेवलपमेंट ऑफ सच टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज योर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और इतने सारे हर काम कोई एक इंसान ही कर रहा होगा, इसलिए यू विल हैव टू मैनेज द ह्यूमन, दिस एचआर मैनेज ह्यूमन रिसोर्सेज। इट सपोर्ट्स ऑल द प्राइमरी एक्टिविटीज, सपोर्ट्स ऑल प्राइमरी एक्टिविटीज। हर काम, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स बोल दो, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स बोल दो, ऑपरेशंस बोल दो, कुछ बोल दो, हर काम कोई एक इंसान। तो इट सपोर्ट्स ऑल प्राइमरी, एंड इट इन्वॉल्व्स रिक्रूट करना, recruit, फिर उसका इंटरव्यू लेके उसको सेटिंग, फिर ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड रिवॉर्डिंग। पैसे भी तो देंगे, रिवॉर्डिंग पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। देन नेक्स्ट इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ गया? आपका सब कुछ इसमें आ गया, फाइनेंस, पैसा, आपकी बिल्डिंग जहां पर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आपकी मशीन जहां पर आप मैन्युफैक्चर जिस पे आप वर्क कर रहे हो, फाइनेंस कर रहे हो, सब चीजें आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर को बोलेंगे। द फॉर्मल सिस्टम ऑफ प्लानिंग। क्या? द फॉर्मल सिस्टम ऑफ प्लानिंग, जो आप प्लानिंग कर रहे हो, पूरे प्लान्स, क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हो आप मैन्युफैक्चरिंग टाइम, कंट्रोल क्या कर रहे हैं हम? और जो इवन आपका जो कल्चर भी होता है ना, स्ट्रक्चर एंड कल्चर ऑफ एन पार्ट ऑफ, ये सारी चीज, everything which is a part of your organization comes under your, with this answer 7A is done। अब हम लिखेंगे क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था बीसी मैट्रिक्स के कुछ एडवांटेज है, लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेजेस है, तो हमें डिसएडवांटेजेस, ऐसे उन्होंने घुमा के पूछा, सीधे भी बोल सकते थे उसके कुछ डिसएडवांटेजेस है, डिसएडवांटेज बता दो।
अब आपके बुक में अगर आपके क्वेश्चन में जो एक लाइन दी है कि वो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, आप एक काम करना सबसे पहले तो क्वेश्चन की लाइन को ही उठा के तो उन्होंने क्या बोला कि क्या बोला था बीसीजी मैट्रिक्स है कि पहले तो ये लिख कि हमको एनीवेज़ कोई तो हेडिंग डालनी है हमारे डिसएडवांटेजेस बताने के लिए कि डिसएडवांटेजेस आर एज़ फॉलोज़ उससे बेटर है हम उनकी लाइन लिख दें। एज़ सेवरल इस however there are 3 potential problems the BC पहले तो हम ये तीनों प्रॉब्लम को हम ऐसा कर सकते हैं क्या एग्ज़ाम में? या टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा बट कर सकते हो। फर्स्ट वाज़ योर डेफिनि कि ऐसा हो सकता है कि आपने जब ये आंसर लिखा ना तब आपको याद था कि 3 पॉइंट्स कौन से कौन से। लेकिन जब आप एक-एक पॉइंट लिखने लगे ना, आप शायद थर्ड पॉइंट भूल गए फिर उसको सोचने में टाइम लगाओगे। ये मेरे साथ तो ये एग्ज़ाम में हुआ था कि मैं आंसर जब मैंने सोचा था ये आंसर लिखूँगी, मैंने सिलेक्ट किया था इस आंसर को, आप चूज़ कर सकते हो ना। मैंने जब चूज़ किया था कि मैं एग्ज़ाम्पल लिखूँ ये आंसर लिखूँगी, उस टाइम मुझे उसका आंसर आता था। लेकिन जैसे ही मैंने आंसर लिखना चालू किया, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। इसलिए मैं क्या करती हूँ थोड़ा-थोड़ा वैसे तो एग्ज़ामिनर ऐसे अलाउ नहीं करता है एग्ज़ामिनर नहीं सॉरी जो भी इन्विजिलेटर रहता है वो अलाउ नहीं करता है कि आप आपके पेपर पे कुछ-कुछ पॉइंटर्स डालो, पेंसिल से लिखो। बट मैं तो चोरी-छुपके ऐसे कुछ तो निमोनिक तो लिख ही देती हूँ। सेकंड वाज़ योर कैपिटल मार्केट assumption एंड थर्ड इज़ दे आर सेइंग फाइंड अब हम इन फुल डिटेल फर्स्ट इज़ योर डेफिनिशनल वे क्या बोलता है ये? क्या बोल रहे हैं? इट कैन बी हार्ड साइड what high and low can mean their growth or share mean ठीक है जस्ट क्या कर सकते हैं हमने जो एग्जांपल लिया हम वही लिख दिया may often there a narrow हो सकता है हम हमारे माने सिर्फ कोई एक नैरो मार्केट कर दे फॉर एग्जांपल कैसे भी considers a narrow market and ignores in second assumption capital it assumes that capital cannot from expense required to balance portfolios वो चाहता है कि हमारे पोर्टफोलियोज़ मतलब पोर्टफोलियो ऑफ बिज़नेस, कैश काउ, स्टार, डॉग टू बैलेंस पोर्टफोलियोज़ यूजिंग कैश काउ होता है कैश काउ की मनी को यूज़ पोर्टफोलियो थर्ड इज़ इट इज़ वेरी अनकाइंड टू गलत बात है ना, आप एनिमल के साथ अनकाइंड थोड़ी हो सकते। बोथ कैश काउज़, डॉग्स गिव अनजेनरस गिव अनजेन अनजेनरस
कैसे? कैश काउ इज़ मि मिल्क्ड, मतलब उसमें से जितने पैसे निकालते जाओ उतना लिखो। हमें तो मिल्क्ड लिखा है, मतलब समझो, नाव पे जाओ। बीइंग मिल्क्ड एंड डॉग्स आर टर्मिनेटेड। डॉग्स को आप क्या कर रहे हो? बंद कर दे, मतलब दिस कैन क्रिएट मोटिवेशन प्रॉब्लम। वो ना उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के मैनेजर को डीमोटिवेट, इट दिस कैन क्रिएट मोटिवेशन प्रॉब्लम्स फॉर द मैनेजर्स ऑफ दिस। Then there is also a danger of, there is also a danger of self fulfilling प्रोफेसिस, इसको अंडरलाइन करो। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेस, अनजनरस ट्रीटमेंट, ये भी आपका की टर्मिनेट सिचुएशन प्रॉब्लम। फिर एक्सटर्नल मार्केट से कैपिटल कैन नॉट बी रेज्ड, बैलेंस पोर्टफोलियो, ये हर जगह आप क्या करो? अंडरलाइन करते जाओ। ये नैरो मार्केट यहाँ पे कीवर्ड था। अब क्या, व्हाट द मीन, डिसाइड करना पड़ता है कि व्हाट डज़ इट मीन। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का प्रॉब्लम, जो मैंने आपको बताया कि अगर आपने अज़्यूम कर लिया कोई चीज़ कैश काउ है, तो वो भले ही डॉग है, तो भले ही वो उसमें पोटेंशियल होगा कि वो स्टार प्रोडक्ट बन सकती है वापस, लेकिन आप क्या करोगे? वो कैश काउ को बस बेचते जाओगे, बेचते जाओगे, बेचते जाओगे, उसमें से पैसा निकालोगे, उसको डॉग बना दोगे, डॉग से उसको फटाफट ऑर्गेनाइज़ेशन के बाहर निकाल दोगे, टर्मिनेट कर दोगे। तो देयर इज़ अ डेंजर कि आप क्या कर रहे हो? किसी चीज़ को आपने अज़्यूम कर लिया है ये ऐसी होगी तो वो ऐसी ही होगी। पता है? ये चीज़ ना इन लाइफ़ भी, इन जनरल भी ट्रू होती है। अगर आप कोई चीज़ सोच लो ना कि ये ऐसी होगी, तो आप कुछ भी कर लो वो वैसी ही होके रहेगी। अब सबसे ज़्यादा पता है यूनिवर्स में रिज़ल्ट्स क्या अट्रैक्ट करते हैं? आपकी थॉट प्रोसेस। आप जैसा सोचोगे वैसा ही अगर आपने आपकी थॉट प्रोसेस ऐसी ला दी कि नहीं मेरा तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, मेरा तो रैंक आ जाएगा, देखना रैंक आ ही जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो और आप बोल रहे हो मैम रैंक नहीं आया, ऐसा नहीं होता। अगर थोड़े सिनेरियो भी वैसे होने चाहिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी होनी चाहिए वो चीज़। ठीक है? तो अगर आपने बोथ ग्रुप दे दिया, आपके सारे पेपर अच्छे गए, आपने एकदम दिमाग में बोला यार मेरा तो है, यार मैं तो क्लियर कर रही हूँ 100%, या इवन आपने ग्रुप 1 दिया या ग्रुप 2 दिया, आपने सिंगल ग्रुप भी दिया, दैट डज़न्ट मैटर। आपने अगर दिमाग में सोच लिया ना हाँ, मेरे पेपर अच्छे गए थे, अच्छे जाएँगे, मैं अच्छे से पढ़ूँगी, मैं क्लियर कर लूँगी, मैं सीए में बन जाऊँगी, देख लेना वो यूनिवर्स को क्या चाहिए, बस आप अच्छी-अच्छी चीज़ें बोलो ताकि यूनिवर्स अट्रैक्ट होके वो पावर अट्रैक्ट होकर आपके पास आए। तो वही सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी मतलब है कि अगर आपने किसी से को बोल दिया भाई तू तो डॉग है, भाई उसको टर्मिनेट ही करोगे फिर आप, भले ही फिर वो स्टार बन सकता है क्या? क्या? फिर इसमें एक और प्रॉब्लम है, एक तो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी एक ये था, एक और क्या प्रॉब्लम है? इट अज़्यूम्स दैट देयर आर नो लिंकेजेस क्लोज्ड या फिर डॉग प्रोडक्ट विथ अदर पोर्टफोलियो, विथ अदर पोर्ट, क्या मतलब है इसका? था कि हम क्यों डॉग को बंद कर देंगे, तो हम अज़्यूम कर रहे हैं कि डॉग का किसी से लेना-देना ही नहीं है। हो सकता है ना, मैं वो डॉग प्रोडक्ट को एज़ अ रॉ मटेरियल यूज़ कर रही हूँ मेरे स्टार प्रोडक्ट के लिए, हो सकता है। लेकिन आपका बीसीजी मैट्रिक्स तो सीधे बोल रहा है भाई इसको बंद कर दो। तो ये लिंकेज, ये कनेक्शन इग्नोर कर रहा है क्या बस ये कि दिस इज़ द प्रॉब्लम विथ योर, सुधारो ज़रा उसे, प्रॉब्लम है उसके। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 8 ए, जिसमें हमको ह्यूमन रिसोर्स के सॉफ्टवेयर पार्ट की बात करनी है। सॉफ्टवेयर पार्ट मतलब कि ह्यूमन बिहेवियर वाला पार्ट, ठीक है? सो इसमें सबसे पहले लिख दो द सॉफ्टवेयर इश्यू, आपकी बुक में जो है वही, कॉपी में क्वेश्चन में सॉफ्टवेयर इश्यू, ब्रैकेट में पीपल एंड बिहेवियर,
पीपल एंड प्रोसेस आपका हार्डर इश्यूज है, पीपल एंड बिहेवियर आपका क्या है, सॉफ्टर इश्यूज। पीपल एंड बिहेवियर आर, ये सबसे पहले ये क्या बोल रहा है, पीपल जो है वो अदर रिसोर्स, पीपल आर नॉट, उनका कॉम्पिटेंस तो मैटर करता ही है, साथ में उनका बिहेवियर या फिर कल्चर भी मैटर करता है, आपकी स्ट्रैटेजी को इन्फ्लुएंस है। इसलिए आपको कभी भी क्या करना है, आपको बिहेवियर में अगर कुछ करना है, तो आपके एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, उसके हिसाब से आप आपके कल्चर में भी ठीक है? बिकॉज़ सिर्फ ह्यूमन बहुत अच्छा है डज़न्ट मैटर, उसका बिहेवियर भी अच्छा होना, वो बहुत इंटेलिजेंट है डज़न्ट मैटर, उसका उसका नेचर अच्छा होना चाहिए ना। इंटेलिजेंट हाँ, तिल नहीं है। वो उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, वो पैम्पर करना चाहिए भई, ठीक है? लड़कियाँ समझ पा रही होगी या शायद आजकल के लड़के भी, कि आजकल तो लड़कों को भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए। तो जो भी समझ पा रहा है, इन शॉर्ट आपको मेरा मतलब समझाना, लिख लो आज। पीपल आर नॉट लाइक अदर रिसोर्स, पीपल आर नॉट अदर रिसोर्सेस, दे इन्फ्लुएंस स्ट्रैटेजी, दे इन स्ट्रैटेजी बोथ देयर कॉम्पिटेंस, देयर बिहेवियर, तो हम बोल देंगे एंड कलेक्टिव बिहेवियर। कलेक्टिव ना, ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल ह्यूमंस होते हैं, कलेक्टिव बिहेवियर जिसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव बिहेवियर, मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर एंड कलेक्टिव, ठीक है? फिर नेक्स्ट इज द सॉफ्ट साइड, क्या बोल रहा है, द सॉफ्ट साइड ऑफ स्टार मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड with the behavior of people, concerned with the behavior people, इंडिविजुअली भी, इंडिविजुअल बिहेवियर आपके लीडर का बहुत ज्यादा मैटर करता है, इंडिविजुअली एंड कलेक्टिव, कलेक्टिव इंडिविजुअली भी आपका लीडर वगैरह कैसे बिहेव कर रहे हैं, कलेक्टिव एज एन ऑर्गेनाइजेशन बाकी, आपको क्या करना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज हो रहे हैं, ठीक है? बिजनेस एनवायरनमेंट एंड rapidly need to change the culture of the organization, has to be considered, culture of the has to be considered, बच क्या है इसमें, आपका जो रहा है आपको करना है, आपका बिहेवियर इंडिविजुअली कलेक्टिवली में मैटर करता है, आप इन्फ्लुएंस करते हो कॉम्पिटेंस से भी एंड आपके, देन ह्यूमन को देखना पड़ेगा कि हिज बिहेवियर, ही इज नॉट जस्ट बिजनेस एनालिस्ट, वो शेपर है ऑफ द कंटेंट, मतलब ऐसा है कि आपको जो काम दे दिया, आपको बस वो एनालाइज वगैरह नहीं करके देना, यू आर द शेपर। आप जैसा सोचोगे वैसा ही आगे वाले लोग भी, आप अगर लीडर हो, आप अगर बता रहे हो कि यार ये चीज में ये प्रॉब्लम है, आप जितने मल्टीपल एंगल से की सोच पा रहे हो ना, उसी मल्टीपल एंगल से आपके शायद सबऑर्डिनेट भी नेक्स्ट टाइम सोचने का ट्राई करेंगे। सो यू आर नॉट जस्ट द बिज़नेस एनालिस्ट, यू आर नॉट जस्ट एन एम्प्लॉयी, यू आर द शेपर ऑफ कॉन्टेस्ट। तब आगे वाले लोग भी कैसे बिहेव करने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पर लिख दो, यू नीड टू सी देयर ओन रोल एज़ बीइंग देयर ओन
role as shapers of contest, rather than just business analysts, rather than just फिर आपको 4 चीज़ लिखनी है कि कल्चर जो है वो कोर कल्चर इज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अगर है दैट बिकॉज़ दैट विल अट्रैक्ट पीपल जो भी अच्छे इंटेलिजेंट वाले लोग हैं वो अट्रैक्ट होंगे ना कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन काम तो बढ़िया कर ही रही है, उसके साथ उसका कल्चर भी अच्छा है। वॉव! तो जो भी लोग ऐसे हैं कि यार उनको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए या फिर उनको चाहिए कि यार हमको एटलीस्ट व्हाटएवर हमारा पॉइंट है हम वो रख पाएँ हमारे मैनेजर्स के सामने, तो वो लोग अट्रैक्ट होंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन। कल्चर इज़ द कोर कॉम्पिटेंस एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द नीड टू अंडरस्टैंड नीड अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन या द रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर या बिहेवियर स्लैश एंड स्ट्रैटेजी देन आपको क्या करना पड़ेगा? बिहेवियर अगर आपको कोई चेंज ऑर्गेनाइजेशन में आपके कल्चर को आपको चेंज है, तो यू नीड टू कंसीडर कि कल्चर चेंज सडनली नहीं होता है, किसी का बिहेवियर सडनली नहीं होता है। इट इज़ अ टाइम टेकिंग एंड अ डिफिकल्ट प्रोसेस। तो आपको थोड़ा-सा रियलिस्टिक रहना पड़ेगा। तो ये सॉफ्टवेयर इश्यूज़ का पास पार्ट है कि आप सिर्फ डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि यार कल से टाइम पे आना। यार उसे टाइम लगेगा कल से टाइम ठीक है? थोड़ा आप उसको क्या बोलो 15 मिनट जल्दी आ और 10 मिनट जल्दी ऐसे धीरे-धीरे डेवलप करो। तो बोलो तू क्वेश्चंस पूछ। हो सकता है पहले दिन वो 1 क्वेश्चन पूछे आपका जो भी एम्प्लॉयी है, नेक्स्ट डे वो 2 क्वेश्चन पूछे, फिर वो जाके 10-10 क्वेश्चन पूछे जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप उसको पहले ही दिन नहीं बोल सकते कि कल मैं एक सेशन लूँगा, मुझे 10 क्वेश्चन चाहिए तो चाहिए। धीरे-धीरे चेंज आए। तो आपको क्या करना पड़ेगा यू नीड बी रियलिस्टिक अबाउट द डिफिकल्ट एंड टाइम रिक्वायर्ड इन चेंज अबाउट द डिफिकल्टी टाइम रिक्वायर्ड चेंज। कल्चर चेंज कल्चर चेंज इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ बिहेवियर चेंज। पहले आप लोगों का चेंज करोगे, फिर आप धीरे से वो कल्चर कल्चर चेंजेस डिफिकल्ट है, टाइम रिक्वायर्ड होता है एंड कल्चर इज़ द कोर कॉम्पिटेंस जनरल रिलेशनशिप समझनी पड़ेगी कल्चर एंड स्ट्रैटेजी। देन आपका जो भी मैनेजर है, लीडर है, ही विल बी influencing योर कल्चर। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि मैनेजर का रिलेशनशिप वो खुद कैसा है एंड लीडरशिप स्किल ठीक है।
Okay. The last question is, ये बोल रहा था कि वो एरियाज बताओ दैट हैव द एबिलिटी, ठीक है, तो ऑफ द आज क्वेश्चन में यही है, एबिलिटी गोल कॉम दैट है क्रिएट गोल। फर्स्ट क्या था, आपको करना इट कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन channels of communication, how the goals are perceived, मतलब सामने वाला उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, एंड हाउ द गोल्स आर perceived are important to achieve, important है 100%, if go congruent, communication can occur various channels, through various channels, ब्रैकेट में फॉर्मल रख लो, मेल पे कम्युनिकेट, या फिर आप ऐसे इनफॉर्मल पार्टी के लिए जाओ, टी ब्रेक पे जाओ, उस टाइम कम्युनिकेट, फॉर्मल इनफॉर्मल चैट के बाद और क्या हो गया, एंड शुड बी वेरी क्लियर। आप फेस टू फेस भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो, है ना, बट थ्रू, ठीक है। सेकेंड इज क्रिएट डायरेक्शन, क्रिएट डायरेक्शन वो जो आपने कम्युनिकेट किया आपका, वो अचीव कैसे करना है, आप वो भी, तो अब ये क्या बोल रहे हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन, मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन, lack of goal congruence is absence of direction, absence of direction, of direction, क्या करना पड़ेगा, देर इज अ नीड employee understanding, employees understanding of their object and objectives to clear direction, ठीक है, आपको बता दो कि आपको कैसे अच्छी, देन थर्ड आपको करना पड़ेगा उन्हें मोटिवेशन, 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 अब क्या हो सकता है, द एम्प्लॉय कैन एक्ट इन हिज बेस्ट इंटरेस्ट, वो अपने अच्छे के लिए काम कर सकता है, इंस्टेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, कैसे, वो ऐसा क्यों करेगा, बिकॉज ऑफ मोटिवेशन,
ठीक है? क्यों? फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सेल्स टारगेट ज़्यादा चाहिए। रात में 9 बजे हम लोग को शॉप बंद कर दी। 9 बजे पता नहीं क्यों उस दिन बहुत सारे कस्टमर्स आ गए। अब एम्प्लॉयी क्या करेगा? जो भी एम्प्लॉयी है, वो अपने इंटरेस्ट में बात करे। वो बोलेगा कि यार 9 बज गई है, हम तो दुकान बंद कर रहे हैं, हम घर जा रहे हैं। ठीक है, बंद करो इसको, बंद करो। वो खुद के इंटरेस्ट में सोच रहा है कि यार नहीं मेरा घर जाने का टाइम हो गया है, होता रहेगा सेल, कल करेंगे, कल आना। कस्टमर्स को बोल दिया उसने कल आना। तो ये उसने खुद के इंटरेस्ट में काम, लेकिन ऑर्गेनाइज़ेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था कि उनको उनका सेल्स बढ़ाना है, ठीक है? तो जब इतने कस्टमर्स आए, ठीक है ना 10-15 मिनट ज़्यादा सही, आधा घंटा ज़्यादा सही, आधा घंटा लेट शॉप बंद कर देते उस दिन, तो क्या करना चाहिए था? उसने 30 मिनट्स एक्स्ट्रा रुक जाना चाहिए था ऑर्गेनाइज़ेशन के इंटरेस्ट के लिए। लेकिन उसने क्या करा? उसने सिर्फ़ खुद का सोचा, ऑर्गेनाइज़ेशन का नहीं सोचा। क्यों? बिकॉज़ ऑफ मोटिव। उसके पास कुछ मोटिवेशनल था ही नहीं ऐसा, उसको किसी ने इंसेंटिव नहीं दिया होगा शायद कि सेल्स बढ़ गई, टारगेट अचीव हो गया तो हम आपको पैसे देंगे। तो ये मोटिवेशन प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है आपका एम्प्लॉयी जो है वो खुद के इंटरेस्ट में काम करे रादर देन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, ठीक है? इसके लिए हम बोलते हैं कि एक ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको क्या करना है, ये प्रॉब्लम को ओवरकम करना है। देयर इज़ नीड टू मोटिवेट एज़ मोटिवेटेड एम्प्लॉयी बेटर आप ऐसे बेटर अचीव इसलिए कि अच्छे से मैंने कंपैरिज़न बता दी कि जो मोटिवेटेड नहीं रहते उनसे बेटर करते हैं, ठीक है। अब मोटिवेशन कैसे आएगा? आपको लाना पड़ेगा इंसेंटिव्स, आपको उनको लालच टू मोटिवेट एम्प्लॉइज एक्ट इन ऑर्गेनाइजेशंस बेस्ट incentives have to be used। रुकने पे पैसे, सेल बढ़ गई तो पैसे दे, कुछ भी इंसेंटिव दे, इंसेंटिव हैज़ टू बी यूज्ड। एक लाइन और लिख दो, रिवॉर्ड्स एंड कॉम्पेंसेशंस इट्स गोल कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। फिफ्थ, अब आपने इंसेंटिव भी इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन देयर हैज़ टू बी अ कनेक्शन बिटवीन द इंसेंटिव एंड द ऑर्गेनाइजेशन। देयर शुड कनेक्शन, incentives and goals। ये क्यों होना चाहिए? टू अलाइन इंटरेस्ट, तो आप गोल कॉन्ग्रुएंस पे लिख सकते हैं। क्या करना है? आपको लिंक करना है इंसेंटिव को गोल से। आपने जो बोला ना एक्स्ट्रा रुकने पे पैसे देंगे, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सेल बढ़ाना है, तो आपका इंसेंटिव क्या होना चाहिए? सेल बढ़ेगी जितना तुम एक्स्ट्रा सेल करोगे उतना इंसेंटिव देंगे, ना कि ये कि ज़्यादा रुक गए तो पैसे। इंसेंटिव कुछ भी हो सकता है ज़्यादा रुक गए तो पैसे, लेकिन आपको कौन-सा वाला देना है जो आपके गोल से रिलेट हो रहा है, ठीक है?
तो वो जो एक्स्ट्रा रुकने पे पैसे है ना, वो नहीं होना चाहिए, वरना तो वो रोज़ ही रुक जाएँगे, सेल हो नहीं हो, कस्टमर एक्स्ट्रा आए नहीं आए, वो तो रोज़ एक्स्ट्रा रुक जाएँगे। उनका तो काम हो गया ना, वो अभी भी अपने इंटरेस्ट में काम करेंगे, नॉट ऑर्गनाइजेशन। समझ आया क्या? विद दिस योर जून 2026 का पेपर सॉल्विंग इज़ डन। किसी को कुछ भी डाउट हो तो आस्क सिमरन मैम @gmail.com पर पूछ लेना। एंड इसके अलावा अगर आपको और ज़्यादा क्वेश्चन की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए, कोई स्पेसिफिक टॉपिक के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए या फिर कोई स्पेसिफिक टॉपिक के एमसीक्यूज़ चाहिए या किसी चैप्टर के एमसीक्यूज़ चाहिए, इन जनरल कुछ भी चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख दो या फिर आस्क सिमरन मैम @gmail.com पे डाल दो। और कोई अटेम्प्ट का पेपर अगर आपको लगता है मैम दैट इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट और ट्रिकी, प्लीज़ वो सॉल्व करवा दो। सब कुछ लिख दो, कमेंट बॉक्स में लिख दो या फिर आस्क सिमरन मैम एट द मेल कर दो। ओके, थैंक यू सो मच।